पहर को मीता स्कूल से इंटरव्यू देकर घर लौटी तो उसका सिर दर्द और गर्मी से घूम रहा था। वह मटके से पानी लेकर पी रही थी, तभी उसकी माँ आ गई। वह उसे आशा भरी नजरों से देख रही थी। हताश मीता ने चेहरा झुका लिया। इससे माँ समझ गई कि आज भी नौकरी पाने के महायुद्ध में बेटी परास्त होकर आई है। मीता की हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और रसोई में चली गई। मीता के साथ पिछले 6 महीने से यही हो रहा था। जहां भी उसे जगह खाली होने की जानकारी मिलती, वह तुरंत आवेदन कर देती। अच्छे नंबरों से बीएड करने के बाद नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा था। कभी कभी उसे अपने देश के शिक्षा तंत्र पर बहुत गुस्सा आता, क्योंकि जो भी जगह निकलती थी उनमें से आधी तो आरक्षित वर्ग को मिल जाती थी, बाकी में सामान्य श्रेणी के सिफारिश वाले हो जाते थे। मध्यवर्गीय बेचारे मुंह ताकते रह जाते हो। पिछली बार जब वह एक ही स्कूल में दूसरी बार इंटरव्यू देकर लौट रही थी तो एक आदमी पीछे से आकर उसे स्कूल के गेट पर मिला। वह रिक्शे पर बैठने जा रही थी, तभी उसने आवाज देकर उसे रोका। मीता ने उसे स्कूल के ऑफिस में बैठे देखा था। वह मीता के नजदीक आकर धीमे से बोला, 20 लाख हो तो ले आइए। पैनल में आपका नाम दूसरे या तीसरे नंबर पर करवा दूंगा। डील बिल्कुल पक्की और गोपनीय होगी, कहकर वह आदमी लौट गया था। मीता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी बात सुनकर वह हैरान जरूर रह गई थी कि एक छोटी सी टीचर की नौकरी के लिए 20 लाख रुपए। वह चुपचाप रिक्शे में बैठकर घर चली आई थी। एक बार एक स्कूल में उसका चयन हो गया तो वह बहुत खुश हुई थी। पर जब वह ऑफिस में कागजी कार्रवाई पूरी कराने पहुंची तो उससे कहा गया कि उसे पे स्लिप तो 10,000 रुपए की दी जाएगी, लेकिन वह केवल दिखावटी होगी। उसे वेतन 3,000 रुपए ही मिलेंगे। क्षुब्ध मीता नौकरी ज्वाइन किए बिना ही लौट आई थी। उसके बड़े भाई राजेश पर भी यही गुजर रही थी। पिताजी एक निजी कंपनी में क्लर्क थे। वह अपने फंड से आधा पैसा मीता से बड़ी 2 बेटियों की शादी में निकाल चुके थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने और अच्छी जिंदगी जिए। उनकी सारी उम्र पुरानी खड़खड़ाती साइकिल पर बीत गई थी। माँ भी रसोई की ही होकर रह गई थी। जैसे तैसे करके उन्होंने मीता को बीएड और राजेश को इंजीनियरिंग करा दी थी। इनकी पढ़ाई के लिए माँ के 2 से 4 गहने भी बिक गए थे, पर उम्मीद थी कि दोनों की नौकरी लगते ही सब कुछ सूद सहित वापस आ जाएगा। 3 बहनों का इकलौता भाई होने के कारण राजेश घर में सभी का लाडला था। कई कंपनियों में इंटरव्यू देकर वह भी हताश हो चुका था। उसमें मीता जैसी सहन शक्ति नहीं थी। एक बार वह एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू खुद कंपनी के मालिक ने लिया। वह एक छोटो मोटा उद्योगपति था। उस उद्योगपति को राजेश अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया। उसकी इकलौती बेटी काली और नकचढ़ी थी। उसने राजेश के सामने बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखा। वह उसे घर जमवाई बनाना चाहता था। राजेश अपने घर के बिगड़ते हालात को अच्छी तरह जानता था, साथ ही वह नौकरी के लिए भटकते भटकते पूरी तरह टूट चुका था। इसलिए उसने हाँ कर दी और बिना सोचे समझे अमीरों के बाजार में बिक गया। लाखों के व्यापार में उसकी हैसियत घर जमवाई की नहीं, बल्कि बिना वेतन के मजदूर की थी। मीता के माता पिता राजेश पर बहुत आशा लगाए बैठे थे। जब उन्हें बेटे के फैसले के बारे में पता चला तो सन्न रह गए। स्वाभिमानी माता पिता ने राजेश से नाता तोड़ लिया। मीता के जीवन में पहले ही इतनी कठिनाइयां थी, अब माता पिता को भी संभालने की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। एक दिन हिम्मत करके राजेश अकेला ही घर वालों से मिलने आया। तब उसके माता पिता मूर्तियों की तरह खामोश बैठे रहे। उन्होंने उससे बात तक नहीं की। मीता ने भाई से चाय पानी पूछने के बहाने माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो सकी।
थोड़ी देर बाद अपमानित होकर राजेश तीर सा बाहर चला गया। मीता भैया भैया कहकर पीछे भागी, पर राजेश कार में बैठकर आंखों से ओझल हो गया। मीता के लिए नौकरी ईद का चांद बनकर रह गई। कभी पैदल, कभी रिक्शे से, कभी बस के पीछे भागते भागते अब वह तन और मन से बुरी तरह टूट चुकी थी। कोई सांत्वना के 2 शब्द बोलने वाला भी नहीं था। उसके पिता के रिटायरमेंट के केवल 4 महीने बचे थे। बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी अब उसी पर थी। पेंशन से मिलने वाली थोड़ी सी धनराशि से कैसे घर चलेगा, यह सोच सोच कर उसे रात में नींद नहीं आती थी। एक दिन उसने अपने माता पिता के स्वाभिमान को नजरअंदाज कर घर से बाहर जाकर भाई को फोन लगाया। उसने उसे घर के सारे हालात बताकर विनती की कि किसी से सिफारिश करके वह जल्दी ही कहीं उसकी नौकरी लगवा दे। मीता जानती थी कि राजेश के ससुर पहुंच वाले आदमी हैं। तमाम नेताओं, विधायकों से उनकी जान पहचान है। घर की परेशानी को समझते हुए राजेश ने उससे अपना बायोडाटा और अन्य आवश्यक कागजात मेल करने को कह दिया। मीता ने उसी दिन सारे कागजात मेल कर दिए। लगभग 20 दिनों बाद ही उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी इलाके के स्कूल में मीता की नौकरी लग गई। नौकरी मिलने से मीता बहुत खुश हुई। अपना जरूरी सामान एक बैग में रखकर वह उत्तराखंड के लिए निकल पड़ी। अपनी कार्यस्थली पर पहुंचकर उसका मन खुश हो गया। प्राकृतिक सुंदरता से भरे इलाके ने उसका मन मोह लिया। वहां एक छोटा स्कूल था जिसमें वही एकमात्र अध्यापिका थी। उसके अलावा एक चपरासी था। मीता ने मन लगाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल के पीछे ही रहने के लिए उसे एक मकान दिया गया था। मकान छोटा तो था, लेकिन उसमें सभी सुविधाएं थी। बच्चों को पढ़ाने में 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। पहले वेतन से कुछ रुपए अपने खर्चे के लिए रख कर बाकी रुपए उसने पिताजी के अकाउंट में जमा करा दिए। मीता वहां बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशियों की उम्र लंबी नहीं निकली। जो बच्चे उसके स्कूल में पढ़ने आते थे वह उनके माता पिता से भी मिलती रहती थी। एक दिन एक लड़की की मां ने बताया कि यहाँ का विधायक हीराचंद अच्छा आदमी नहीं है। वह 1 नंबर का शराबी और अय्याश है। स्कूल से थोड़ी दूरी पर ही उसका आलीशान बंगला था। विधायक तो अक्सर राजनीतिक दौरों पर रहता था, लेकिन उसकी पत्नी सरला नौकर और नौकरानियों के साथ वहीं रहती थी। उसका एक ही बेटा था जो विदेश में पढ़ रहा था। 2 महीने में ही मीता ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता से संबंध बना लिए थे। वे मीता का बहुत आदर करते थे। एक दिन मीता बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी अचानक विधायक हीराचंद औचक निरीक्षण के लिए आ गया। बच्चे उसे पहचानते थे, इसलिए उन्होंने खड़े होकर अभिवादन किया। मीता ने भी उसका अभिवादन किया। विधायक खूबसूरत मीता को देखकर हैरान रह गया। टकटकी लगाए वह उसे निहारता। संकोच से मीता ने नजरें झुका ली, लेकिन उसे विधायक की आंखों में अपने भविष्य की भयावह झलक नजर आ गई थी। उस समय विधायक कुछ कहे बगैर चला गया। शाम को मीता बच्चों की कॉपियां जांच रही थी कि विधायक के दरबान ने कहा कि उसे बंगले में बुलाया गया है। मीता चप्पल पहन दरबान के पीछे चल पड़ी। मन में चिंताओं के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। भव्य बंगले के हॉल में विधायक पत्नी सहित बैठा था। मीता नमस्कार करके बैठ गई। विधायक की पत्नी गोरीचिट्टी थोड़ी स्थूल काया की सीधी सादी सी महिला थी। विधायक ने अपनी पत्नी सरला का परिचय कराते हुए कहा, यह प्रभु भक्ति में लीन रहती है, जबकि मैं देशभक्ति में। इतना कहकर उसने जोर से ठहाका लगाया। आत्म प्रशंसा करके जब वह थक गया तो उसने दरबान को चाय भिजवाने का आदेश दिया। मीता खड़ी होकर बोली, नहीं फिर कभी, पर सरला ने उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, हमारे यहाँ गुरु महाराज का समागम होता रहता है।
उसमें तुम्हें भी आना होगा। चाय पीकर मीता जाने लगी तो दीवार से सटे दो दरबान खड़े आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने मीता को देखा नहीं। मीता ने उनकी बातें सुन ली। उनमें से एक कह रहा था, इस बार तो जाल में बड़ी ही सुंदर चिड़िया फंसी है। उनकी बात सुनकर मीता सन्न रह गई। घर पहुंचकर वह सोचने लगी कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। 2 दिनों बाद रात को हल्की बारिश हुई तो मौसम खुशनुमा हो गया था। मीता खाना खाकर सो गई। देर रात खटखट की आवाज से उसकी नींद टूटी। उसने लेटे लेटे ही पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हीराचंद। जल्दी दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी काम है। दरिसमी मीता बिस्तर से उठी और दरवाजा खोलकर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। शराब के नशे में चूर लड़खड़ाता हुआ हीराचंद अंदर आ गया। मीता हाथ जोड़कर उससे जाने की विनती करने लगी, लेकिन हीराचंद ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घसीटता हुआ पलंग तक ले आया। मीता ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। बिस्तर पर बैठाकर वह उससे बातें करने लगा। दरी सहमी उसके पास बैठी रही। हीराचंद ने शायद बहुत शराब पी रखी थी, इसलिए बातें करते करते वह बिस्तर पर लुढ़क गया और गहरी नींद सो गया। मीता ने राहत की सांस ली। वह जल्दी से बाहर आई और कुंडी लगाकर दूसरे कमरे में चली गई। सारी रात वह फर्श पर दीवार के सहारे बैठी रही। सुबह तड़के उसने चुपके से दरवाजा खोला और स्कूल में जाकर छिप गई। थोड़ी देर बाद उसने हीराचंद को एक चादर ओढ़े वहां से जाते देखा। अगले दिन उसने अपने तबादले की अर्जी लिखकर बीएसए ऑफिस में भिजवा दी। वहां से इसकी खबर फोन द्वारा विधायक को दी गई तो वह दोपहर से पहले ही वहां पहुंच गया। खबर भेजकर उसने मीता को भी वहां बुलवा लिया था। विधायक को देखकर मीता सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसके तबादले का आवेदन विधायक ने फाड़कर फेंक दिया। इसके बाद उसने गरजते हुए कहा, कभी गलती से भी तबादले के बारे में मत सोचना। नौकरी को मजाक समझ रखा है क्या? भागने की भी कोशिश मत करना। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी आज्ञा के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता। इतना कहकर हीराचंद तीर की तरह निकलकर अपनी कार में बैठकर फुर हो गया। मीता भी अपने स्कूल लौट आई। मीता अब असमंजस में थी। वह क्या करे, कहाँ जाए, नौकरी छोड़े या करे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आंसू आंखों की सीमा तोड़कर तेजी से निकल रहे थे। बाहर बच्चे बैठे थे। उनकी मैडम क्यों रो रही है, इसे बच्चे नहीं समझ सके। छुट्टी के बाद मीता बिना खाना खाए बिस्तर पर लेट गई। खूब सोच विचार कर उसने यह तय कर लिया कि वह विधायक के आगे घुटने नहीं टेकेगी। अगले दिन वह स्कूल से आकर बैठी ही थी कि बंगले से दरबान ने आकर कहा कि उसे मेम साहब ने याद किया है। ठीक है, अभी आती हूँ, कहकर मीता सोचने लगी कि वह किस चक्रव्यूह में आ फंसी। पहले विधायक और अब उनकी पत्नी पता नहीं क्या फरमान निकालने वाली है। मीता बंगले पर पहुंची तो सरला हाल में मिली। मीता ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो सरला ने कहा, आओ मीता, बैठो। मीता सकुचाती हुई बैठ गई। उसने पूछा, कहिए मैम, मुझे कैसे याद किया? तुम्हें कल की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि उसे तुम ही ढंग से निभा पाओगी। कल हमारे घर नित्यानंद गुरु महाराज का समागम है। उनका खाना और संगत का प्रसाद तुम्हें ही बनाना है। गुरुजी भोग में सिर्फ मेवे की खीर लेते हैं। संगत के लिए मेवे से भरी पंजीरी बनेगी। पंजीरी दोने में डालकर रख देना, जो समागम के बाद संगत में वितरित की जाएगी। वैसे तो यह काम मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ, परंतु अभी कुछ दिनों से मैं कमर दर्द से परेशान हूँ। तुम्हारी सहायता के लिए 2 नौकर रहेंगे। हाँ, प्रसाद बनाते समय मैं तुम्हें शुद्ध स्वच्छ रेशम की साड़ी दूंगी, वही पहनकर प्रसाद बनाना है।
कल स्कूल के बाद तुम सीधे यहीं आ जाना। अपनी बात खत्म करके उन्होंने चाय मंगवा ली थी। उन्होंने मीता को कुछ कहने का अवसर नहीं दिया था। बेमन से चाय गटक कर मीता लौट आई। वह सोच रही थी कि हमारे समाज में धार्मिक पाखंड ने बड़ी गहरी जड़ें जमा ली है। सरला जी जैसी पढ़ी लिखी महिला इन दुष्ट ढोंगी साधुओं और गुरुओं के जाल में फंसी है। काश इसके बजाय वह समाज की दीन दुखी महिलाओं के बारे में कुछ सोचती। सरला के आदेशानुसार मीता अगले दिन स्कूल के बाद विधायक के बंगले पर पहुंच गई। गुरु महाराज पहुंचने ही वाले थे। उनके स्वागत के लिए अपार संगत फूल बरसाने के लिए तैयार खड़ी थी। गुरुजी की जीप दिखाई देते ही गगनभेदी जयकारों से इलाका गूंजने लगा। मीता इन मूर्ख लोगों की हरकतें देखकर हैरान थी। रसोई में एक सेवक और एक सेविका पहले से ही उपस्थित थे। वे सूखे मेवे कतर रहे थे। रसोई में एक बड़े भगोने में पिस्ता बादाम डला दूध औटाया जा रहा था। मीता सरला द्वारा दी गई साड़ी पहनकर बड़े ही मनोयोग से काम में जुट गई। 2 घंटे की अथक मेहनत के बाद पंजीरी और गुरु महाराज की मेवा की खीर तैयार हुई। मीता ने बड़े ही करीने से पंजीरी को दोनों में रखकर बड़े बड़े थालों में सजा दिया। बाहर प्रवचन समाप्त होने वाला था। उसके बाद प्रसाद बंटना था। गुरुजी प्रवचन के बीच इस तरह राधे राधे की पुकार लगाते मानो राधा कहीं गुम हो गई हो। रसोई का काम खत्म हो चुका था। मीता अब अपने घर जाना चाहती थी। वह संगत के पास से छिपती छिपाती कमरे की ओर जा रही थी कि गुरुजी की नजर उस पर पड़ गई। राधे राधे की पुकार करते हुए वह उसके पास आए और सकुचाती हुई मीता का हाथ पकड़कर राधे राधे कहकर नाचने लगे। पूरी संगत उसी ओर देखते हुए राधे राधे का आलाप करने लगी। बेचारी मीता असहाय भेड़ बकरी की तरह साथ साथ घिसट रही थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि इस पाखंडी कामुक ढोंगी को धक्का मारकर गिरा दे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ छुड़ाए और कमरे में चली गई। अंदर से कुंडी बंद करके उसने साड़ी बदली। उसने कमरे में इधर उधर देखा। कमरे में डबल बेड पर सुंदर रेशमी चादर बिछी थी। सामने दीवार पर एक बड़ी सी गुरुदेव की तस्वीर लगी थी। पलंग के बराबर वाली मेज पर ताजे फूलों का गुलदस्ता रखा था। वहां एक शीशी भी रखी थी। उठाकर उस पर चिपका लेबल पढ़ा तो उसमें नींद की गोलियां थी। अचानक मीता के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने शीशी उठाकर बैग में रख ली और बाहर आ गई। बाहर प्रसाद वितरण हो रहा था। वह चुपके से निकलकर अपने घर आ गई। घर पहुंचकर वह कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी। फिर से आंखों में आंसू आ गए। उस एक छोटी सी नौकरी के लिए इतना जलील होना पड़ रहा था। रसोई में काम करने वाले नौकरों में एक लड़की ने कुछ सूखे मेवे छिपा लिए थे। तब लड़के ने कहा था, तू पकड़ी जा सकती है, मालकिन सब याद रखती है। वह मालिक की तरह नहीं है कि थोड़ी सी पीकर बेहोश हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, कुछ याद नहीं रहता। मैंने कई बार उनकी आधी बची स्कॉच की बोतल छिपा ली थी। अगले दिन वह नई बोतल खोल लेते हैं। पिछली रात कितनी पी थी, कितनी बची थी, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। मीता ने सोचा कि उसे विधायक और उसकी पत्नी से सावधान ही रहना होगा। अगले दिन मीता स्कूल के बाद इलाके में घूमने निकल गई। दरअसल वह इलाके के लोगों से विधायक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना चाहती थी। इलाके के लोग सीधे सादे लोग थे। एक अध्यापिका होने के कारण उसे बहुत ही आदर सम्मान दे रहे थे। वह उसे हर तरह की मदद देने को तैयार थे। इलाके में विधायक की छवि बहुत खराब थी। पता चला कि उसकी पत्नी और बेटा बहुत दयालु है। मीता ने यह भी पता लगा लिया था कि वहां से एकमात्र बस सवेरे 5:30 बजे चलती है। उसके दिमाग में एक योजना आ रही थी।
हालांकि वह जानती थी कि उसकी यह योजना तलवार की धार पर चलने के समान है। अगर विधायक ने उसकी चालाकी पकड़ ली तो जान और इज्जत दोनों से हाथ धोना पड़ सकता था। पर ऐसा हुआ तो आगे आने वाली अध्यापिकाओं की राह आसान हो जाएगी। 2 दिनों बाद ही उसके यहाँ विधायक फिर आ पहुंचा। उसके हाथ में एक झोला था। आते ही उसने मीता से कहा, लड़की, मेरे लिए गिलास और प्लेट लेकर आओ। आज पार्टी तुम्हारे यहाँ और तुम्हारे साथ होगी। मीता बिना कुछ कहे गिलास और प्लेट ले आई। विधायक ने झोले से शराब की बोतल और भुने मेवे निकालकर प्लेट में रख दिए। उसके बाद बोला, चलो पैक बनाओ। मीता ने बेमन से बोतल खोलकर थोड़ी शराब गिलास में डाल दी। इसके बाद उसने कहा, ठंडा पानी तो मटके का ही दे सकती हूँ। इतना कहकर वह उठी और बैग से नींद की 2 गोलियां निकालकर गिलास में डाल दी। 2 घूंट पीते ही विधायक तरंग में आ गया। बड़ी बड़ी शेखियां बघारने लगा। मौका देखकर मीता ने नींद की 1 गोली और गिलास में डाल दी। धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा। उसने मीता के साथ कुचेष्टाएं शुरू कर दी। वह मीता के शरीर को सहलाने लगा। मीता को लग रहा था कि उसके शरीर पर छिपकलियां रेंग रही हैं। उसने अपना गुस्सा मुश्किल से काबू किया। पहला पैक खत्म होते ही विधायक नींद के आगोश में चला गया। सवेरे 4 बजे ही चादर लपेटकर चोरों की तरह वह वहां से निकल गया। मीता ने चैन की सांस ली। कुछ दिन तो इसी तरह निकल गए। बीच बीच में हीराचंद 2 से 3 दिनों के लिए बाहर चला जाता, पर जब यहाँ होता तो मीता को उसकी नापाक हरकतों से जूझना पड़ता। आखिर एक दिन उसने उसके साथ मनमानी कर ही डाली। सुबह बच्चे उम्मीद से अपने बस्ते लेकर स्कूल आते, पर मीता उनके साथ न्याय नहीं कर पाती क्योंकि वह उन्हें मन से नहीं पढ़ा पा रही थी। इसी बीच एक दिन शाम को विधायक की पत्नी सरला अचानक अपनी एक सेविका के साथ उसके घर आ पहुंची। उसने कहा, मीता, तुमने तो बंगले पर आना ही बंद कर दिया। तुम्हारे हाथ की बनी पंजीरी बहुत ही स्वादिष्ट थी। मैं तो ऐसी पंजीरी कभी न बना पाई। गुरु महाराज की खीर भी बहुत अच्छी बनी थी। पता है, गुरु महाराज इस बार बहुत प्रसन्न होकर गए हैं। लो, मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार कबूल करो, कहकर सरला ने एक पैकेट मीता के हाथों में थमा दिया। इसके बाद जाते जाते उन्होंने कहा, हाँ, मेरा बेटा विदेश से कुछ दिनों के लिए आने वाला है। मैं एक बार फिर गुरुजी को आमंत्रित करूंगी। गुरुजी का नाम सुनकर मीता का मन कड़वाहट से भर उठा। उसने सरला से जलपान के लिए कहा, पर वह रुकी नहीं, चली गई। मीता ने एक योजना बना ली थी, इसलिए वह विधायक के आने का इंतजार कर रही थी। 2 दिनों बाद विधायक आ पहुंचा। रात के 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। वह दरवाजा खोलकर कुर्सी पर अधलेटी हो गई। विधायक उसे देखकर मुस्कराया। थोड़ी देर तक मीता चुप बैठी रही। विधायक ने कहा, क्या बात है, कुछ नाराज हो? विधायक जी, आपकी जलील हरकतें और गंदे कारनामे अब रंग ला रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 4 दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है। उल्टियां हो रही है और चक्कर आ रहे हैं। मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। प्रेगनेंसी कंफर्म करने की किट से मैं 2 से 3 बार जांच चुकी हूँ। मेरे पेट में आपका अंश आ चुका है। इतना कहते कहते मीता तेजी से वॉशरूम में भागी और उल्टियां करने का नाटक करने लगी। फिर वापस आकर बोली, अब बनाओ, आगे क्या करना है? इस बच्चे को आप अपना नाम देंगे? विधायक गुस्से में भड़क उठा। क्या बकवास कर रही हो? कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ। तू जानती है, इस इलाके के विधायक पर लांछन लगा रही है। मीता भी घबराई नहीं। चोट खाई नागिन की तरह वह फुंकार उठी, आप जो भी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, वरना मैं अभी बाहर जाकर इलाके के लोगों को इकट्ठा करूंगी और तुम्हारी काली करतूतों के बारे में बताऊंगी।
विधायक ने मीता को मारने के लिए हाथ उठाया तो मीता ने लपक कर मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। विधायक का शरीर ज्यादा शराब पीने से खोखला हो चुका था। वह कांपने लगा। मीता ने फुर्ती से पलंग के गद्दे के नीचे से घास काटने वाला हंसिया निकाल लिया। मीता के तेवर देखकर विधायक के होश उड़ गए। उसने कहा, तू चाहती क्या है, यह तो बता। उसने कहा, 2 से 4 दिनों में मेरा यहाँ से तबादला करवा दीजिए अथवा मेरे पेट में जो आपका अंश आ गया है उसे अपना नाम दीजिए। अगर तबादला हो जाता है तो मैं अपने शहर में जाकर चुपके से गर्भपात करवा लूंगी। किसी को कानों कान खबर नहीं होने दूंगी। कहिए, क्या कहते हैं? बौखलाया विधायक बोला, अभी मेरा बेटा आया हुआ है, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता। मीता ने भी नहले पर दहला मारा। इतने जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए आपको अपनी हरकतों पर काबू करना चाहिए था। आग से खेलेंगे तो हाथ जलेंगे ही। विधायक घबरा कर बोला, मुझे 2 से 4 दिन का समय दो। मीता ने कहा, अगर अपना पद और उसकी गरिमा बचाए रखना चाहते हैं तो मेरी जगह पर किसी पुरुष अध्यापक की नियुक्ति कराइए, वरना यह कहानी दोबारा भी दोहराई जा सकती है। विधायक बिना कुछ कहे पैर पटकता हुआ चला गया। मीता जानती थी कि वह अभी सुरक्षित नहीं है। विधायक अपने पाले गुंडों से उसके साथ कुछ भी करवा सकता है, इसलिए उसने अपने छात्रों के 2 अभिभावकों से बात की। दोनों ही महिलाएं मीता की विश्वसनीय थी। मीता ने उन्हें पूरी बात बताई तो वे दोनों उसका साथ देने को तैयार हो गई। उस रात वे दोनों मीता के साथ ही सोई। इसके बाद 3 से 4 दिनों तक मीता उन महिलाओं के यहाँ बारी बारी से सोई। एक दिन जब वह बच्चों को पढ़ा रही थी, विधायक गुस्से से भरा वहां पहुंचा। मीता को बुलाकर मेज पर उसके तबादले का ऑर्डर पटकते हुए बोला, लो और जल्दी जाकर गर्भपात करवा लो। मीता सिर झुकाए खड़ी रही। विधायक बाहर निकल गया। मीता ने लपक कर पत्र उठा लिया। वापस आकर बच्चों को पढ़ाने लगी, पर अब उसका मन पढ़ाने से उचट गया था। सोचने लगी कि कल तो इन्हें छोड़कर जाना ही है। उसे रुलाई फूट पड़ी। वह मुंह पीछे करके रोने लगी। रोते रोते उसे पछतावा भी हो रहा था। बड़ी कठिनाई से उसने खुद को संभाला। वह उसका आखिरी दिन था। वह झटपट उठी और विधायक की पत्नी सरला ने उसे जो उपहार दिया था उसे खोला। उसमें 2 साड़ियां और सूखे मेवे थे। छुट्टी होने से पहले उसने मेवे बच्चों को बांट दिए और साड़ियां उन महिलाओं को दे दी जिन्हें रात में अपनी सुरक्षा के लिए बुलाती थी। उसके जो थोड़े बहुत कपड़े थे उन्हें बैग में डाले और सवेरे की बस पकड़ने की तैयारी कर ली। उस आखिरी रात को भी वह एक विश्वसनीय के घर सोई। जाने से पहले मीता ने अपनी विश्वासपात्र महिलाओं को अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया था कि किस तरह उसने गर्भवती होने का मिथ्या नाटक कर विधायक के चंगुल से खुद को छुड़ाया। उसने आगाह किया कि यदि कोई पुरुष अध्यापक यहाँ आता है तो ठीक है, और यदि कोई महिला अध्यापिका आती है तो आप सब महिलाएं चोरी से उसकी सुरक्षा करेंगी। इसका उसने उनसे वादा करा लिया। संगठन में शक्ति होती है। विधायक या उसके जैसे नापाक इरादे वाले व्यक्तियों के खिलाफ सभी लोग मिलकर खड़े हो जाना, तभी उनके बच्चे आगे पढ़ाई कर पाएंगे। इतना कहकर मीता रो पड़ी। पूरा माहौल भावुक हो उठा। सवेरा होते होते 2 व्यक्ति मीता को बस में बैठा आए। बस घुमावदार सड़कों पर दौड़ने लगी। वह दुखी मन से घर लौट आई। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि जितने उत्साह के साथ वह बच्चों को पढ़ाने के लिए गई थी, विधायक की वजह से वह अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाई।